जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन रॉय। तो आज हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का 40 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको लाइव क्लास को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स यानी 450 ला पाइएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग बस एक काम करना, इस प्रकार से एक निशान रहता है जिस पे आपको टाइप करके अपने दोस्तों को इनवाइट करना है, वो भी लाइव में जुड़े। तो चलिए, हमारा सवाल है पहला, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या होगा? जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने। राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो आपको याद रखना है समृद्ध अंग के श्रेणी में आते हैं। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला हमारा है 3 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो आपको याद रखना है मटर, यानी कि राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन है? लिंग क्रोमोसोम जोड़ा है, यानी कि स्त्री में किस प्रकार का क्रोमोसोम रिंग पाया जाता है? तो आपको याद रखना है XX, ठीक है, XX पाया जाता है स्त्रियों में, यानी राइट आंसर ए होगा। वहीं आपको पुरुष में पूछे तो आपको याद रखना है X और Y पाया जाता है पुरुष में। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, यानी कि लिंग हार्मोन की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? तो आपको याद रखना है 22 जोड़ा, 22 जोड़ी जो होता है ना मनुष्य में पाया जाता है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 6 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो आपको याद रखना है चिंपैंजी से। राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 7 नंबर। हमारा सवाल है, समजात अंगों क्या उदाहरण है? इनमें से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है हमारे हाथ कुत्ते के अग्रपाद, यानी कि हमारा जो हाथ है और कुत्ते का अग्रपाद होता है वो दोनों हमारे शरीर से समजात है, मिलता जुलता है। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 8 नंबर है। सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है यह कहलाता है जेनेटिक्स। राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा। तो आपको याद रखना है गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है डार्विन ने लिखा था। राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल को देखिए। अगला है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो आपको याद रखना है यह असमजात अंग होते हैं। राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा 12 नंबर है, निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। शायद आप लोग कोचिंग में भी बायोलॉजी आदि पढ़े होंगे तो आपको यह क्वेश्चन आया होगा और आपके टीचर कहे होंगे यह वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको आंसर जो
याद रखना है ना, तो क्या याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यानी मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है किसको, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट आंसर भी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। और हाँ, आप सभी को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे इसी वीडियो में नंबर भी मिलेगा, तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा इसी वीडियो का। देखिए, मानव युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 23 होती है। 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है, मानव में, मनुष्य में। अगला सवाल देखिए, हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? यानी जब मनुष्य का उत्पत्ति हो रहा था पृथ्वी पर, मानव का, तो वातावरण कैसा था? तो आपको याद रखना है बी, यानी कि उपचायक, अपचायक, राइट आंसर बी होगा, अपचायक। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है हमारा 15 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना, बायोलॉजी के लिए। तो आपको याद रखना यह सभी सवाल बायोलॉजी का है, ठीक है, एक भी सवाल अलग से हम नहीं लिए हैं, सिर्फ सभी बायोलॉजी से सवाल लिए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बायोलॉजी का ज़्यादातर पढ़ाई कोचिंग में नहीं होता है। तो देखिए, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं किस में उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना है इनमें सभी, क्योंकि डीएनए प्रतिलिपिकरण में भी गलती के कारण होता है, क्या है, उत्पत्ति के कारण, और ये आनुवांशिक पुनः योग के कारण, यानी राइट आंसर आपको जो याद रखना है ना, डी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला है 6 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। काफ़ी बार सवाल हम यहाँ करवाए हैं, ठीक है ना, आपको बताना है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है डॉर्विनवाद, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है 17 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो आपको जीनी से याद रखना है क्या होगा। तो देखो ऑप्शन में दिया है जॉ से दिया जीनी है ना, तो जीनोटाइप याद रखना है। जीनी से आपको जीनोटाइप याद रखना है, शॉर्ट में एकदम इजी है, जीनी से जीनोटाइप, ठीक है, राइट आंसर भी होगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो आपको याद रखना है, या जो आंसर होगा ना हमारा ए होगा, अफ्रीका में होगा। सबसे पहले अफ्रीका से ही मनुष्य का जन्म हुआ था, तो याद रखना है अफ्रीका। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला है पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है वायुमंडल भी पर्यावरण का एक स्थान है और हिस्सा है, और जलमंडल भी हिस्सा है, और वायुमंडल भी क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह डी होगा, इनमें सभी। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए मैंने पहले ही बोला था आपको नंबर नीचे मिलेगा, तो देखिए मेरा नंबर आ गया है। आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्री पीडीएफ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नंबर पे ये आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको फोटो स्क्रीनशॉट भेजना है, और आपको कहना है सर मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे पीडीएफ दो, तो मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा, साथ में आंसर भी इसका लिख के आपको दे दूंगा। तो बस आप सभी पीडीएफ ले लेना। तो सवाल रखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन और परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो आपको याद रखना है 3 होगी, राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की, रुक जाओ तो सवाल नीचे होगा, ठीक है ना, सही से लिखा नीचा चल गया, ठीक है, जूमिंग कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो अब दिख रहा होगा। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन दिया गया है, किसे आप रखना चाहिएगा, आप सभी सोच के बताओ, ठीक है ना। हमारा 21 नंबर सवाल है, सोच के बताइए। तो आप लोग, अरे जानवर को ना रखोगे भाई, पौधों को नहीं रखिएगा, जानवर को रख सकते हैं, ठीक है ना, श्रेणी में हम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 22 नंबर है हमारा सवाल जो है ना,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, या जो आंसर होगा ना हमारा, सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश ही जो है वह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत बनता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। सवाल है अपघटक का उदाहरण क्या है? अपघटक का उदाहरण क्या है? तो आपको याद रखना है कवक है, कवक होगा। राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, 24 नंबर है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो आपको याद रखना है सूर्य। सूर्य राइट आंसर बी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर है। सवाल है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो है वह किस प्रकार का उपभोक्ता कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है उपभोक्ता कहलाते हैं जो मतलब खेती बाड़ी से उगता है ना, जो सर्वप्रथम उगता है, जो किसी को नहीं खाता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए और आप सभी आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, जितना आप सभी आंसर दोगे उतना माइंड आपका फोकस होगा क्वेश्चन के ऊपर। तो माइंड को फोकस करो क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन से समूह में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो आपको क्या याद रखना है? तो याद रखना है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक जो है वह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है ना, और नवीकरणीय पदार्थ होता है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए। सवाल है निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कुआं जो है यह भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि कुआं से हम लोग पानी निकालते हैं। आप देखे होंगे अभी भी कहीं कहीं निकलता है पानी, ठीक है ना, कुआं से अभी भी निकालते हैं लोग, उसी को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा 28 नंबर। निम्नांकित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपको याद रखना है सूखे घास एवं पत्ते। सूखे घास एवं पत्ते। राइट आंसर ए होगा। तो अगला सवाल को देखिए। सवाल है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीवों द्वारा निर्माण क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसमें किस प्रकार का स्वपोषी स्तर प्राप्त होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है द्वितीय पोषी स्तर का। ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर का होता है। राइट आंसर बी होगा। सवाल सुन लो, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीवों द्वारा निर्माण क्या होता है? तो द्वितीय पोषण स्तर होता है निर्माण। याद रखना है। तो चलिए 30 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो आपको याद रखना है कवक जो है यह पारिस्थितिक तंत्र का अपघटक हो सकता है। चलिए अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है शाकाहारी, मतलब जो किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है वही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। यानी गाय हो गया, हमारा भैंस हो गया, इसी प्रकार के जानवर को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल है हमारा 32 नंबर। सवाल पढ़िए। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है तालाब पाड़ी तंत्र। ठीक है, तालाब पाड़ी तंत्र। राइट आंसर डी होगा। तो अगला सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल बनता है। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? कौन है ऐसा रसायन जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है? तो आपको याद रखना है डी। ठीक है ना, हम मिटा के बताते हैं DDT जो है यही आवर्धन के रासायनिक पदार्थ को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा, ए होगा। तो आपको याद रखना है DDT। ठीक है ना। चलिए फिर से नंबर आ गया। यदि आप सभी अभी नंबर अगर पीछे नहीं देखे हो तो अभी देख लो। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको फ्री में PDF मिलेगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। चलिए, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन इनमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आपको
याद रखना है घास, बकरी तथा मानव जो है ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी घास को खाते हैं कौन, बकरी, और बकरी को कौन खाते हैं, मानव यानी कि मनुष्य, ठीक है ना। तो यही आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है 35 नंबर सवाल है, क्या कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कचरा प्रबंधन कहलाएगा। कचरा प्रबंधन, कूड़े कचरे से आपको शॉर्ट में याद रखना है कूड़े कचरे से कचरा प्रबंधन, ठीक है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है बायोलॉजी का, ठीक है ना। निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। इनमें कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो आपको याद रखना है DDT। DDT मैंने पहले ही बोला था, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद रखना है DDT हमारा होता है। तो राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किसमें पाई जाती है। तो आपको याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला है वाघ किस प्रकार का उपभोक्ता है। वाघ जो है वह किस प्रकार का स्वपोषी स्तर का उपभोक्ता होगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या रखिएगा याद, तो तृतीय पोषी स्तर यानी कि घास, ठीक है ना। घास को कौन खाएगा बता देते हैं, घास को जो खाएगा वह खाएगा बकरी हो गया, ठीक है ना। बकरी हो जाए या और भी गाय भैंस कुछ भी हो जाए, और गाय भैंस को कौन खाएगा। तो आपको याद रखना है बाघ खाता है, ठीक है ना। क्या याद रखना है, तो बाघ यानी किस में आया, तो तृतीया में आया, तृतीया में आया ना, तीसरा नंबर, पहला स्थान दूसरा तीसरा, यानी तृतीया पोषी होगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है वह क्या होता है। तो आपको याद रखना है एक दिशीय। राइट आंसर ए होगा, एक दिशीय। चलिए आज का लास्ट सवाल करेंगे, उससे पहले आप सभी वीडियो को पहले लाइक कर दो, पहले लाइक कीजिए आप सभी वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको PDF चाहिए हो तो आप नंबर ले लेना, PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नांकित में कौन उत्पादक है, इनमें से कौन उत्पादक है। आपको याद रखना होगा उत्पादक जो होता है ना वह सिर्फ घास को खाता है, घास भी नहीं, मतलब वह उगता है, ठीक है ना। फसल को उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए आई होप दोस्तों आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा जाते जाते कमेंट करके जाना, और आप लोगों को PDF चाहिए, ठीक है ना, PDF चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्री में PDF मिलेगा, एक भी रुपया मैं नहीं लूँगा, और आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।